गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सब लोग ठीक हैं भाई? वॉइस वगैरह सब ओके है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? चलिए भाई ठीक है। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर अपने बात करते हैं। जो कृषि विज्ञान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर अपना डिस्कस नहीं होता है कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, लेकिन फिर भी अपने एक बार हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है वो कौन सी भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के। जिन शब्दों के पीछे बाकी जो एग्रीकल्चर का बेसिक पढ़ते हैं उसके अंदर अपने इन चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सा शब्द कहां से आया है, जब ये शब्द आ जाएगा तो आपको कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना ना, ये सब उसके अंदर डिस्कस करते हैं। यहां तो मैं एक बार आपको मोटा मोटा बताना चाह रहा हूं कि जिन शब्दों में कल्चर लगा हुआ है उन सभी शब्दों को आप कौन सी भाषा का मानेंगे? लैटिन भाषा का। अपवाद आपको दो ध्यान रखने हैं। कौन कौन से अपवाद ध्यान रखने हैं यहां पे? एक तो आपको ध्यान रखना है लैक कल्चर्स, लैक कल्चर, और दूसरा आपको ध्यान रखना है सिट्री कल्चर। अब देखो आगे हम लैक कल्चर की बात करेंगे। लैक जो शब्द है ना, ये तो ले लिया इन्होंने संस्कृत से, और जो कल्चर है उस पे तो हम ट्रिक लगा रहे ना कि कल्चर कौन सी भाषा का है? लैटिन। तो अपनी ट्रिक फेल थोड़ी होने वाली है। लेकिन इसने गड़बड़ ये कर दिया कि आधा शब्द संस्कृत से ले लिया और आधा लैटिन से ले लिया। तो जब बात आ जाए लैक कल्चर की, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, आज ही शुरुआत की है तुम। देखो इसने क्या किया, जो लैक कल्चर है इसमें लैक शब्द ले लिया संस्कृत से और कल्चर शब्द है वो कौन सी भाषा से ले लिया? लैटिन से। तो ये लैक कल्चर वाला शब्द है ना, ये संस्कृत प्लस लैटिन का हो गया भाई। इसी प्रकार से इसने अपने साथ खेल खेल लिया सिट्री कल्चर में। सिट्री शब्द है वो ले लिया इसने ग्रीक भाषा से, और जो कल्चर शब्द है वो तो अपनी ट्रिक है ही, उसको थोड़ी कोई फेल करेगा, वो लैटिन भाषा का है। तो सिट्री कल्चर है वो कौन सी भाषा का है? ग्रीक प्लस लैटिन। जब इनका नंबर आएगा तब अपने थोड़ा सा विस्तार से भी इनके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर लग गया, चाहे वो कोई सा भी शब्द है, एग्रीकल्चर है, सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ओलेरीकल्चर है, फ्लोरीकल्चर है, विटीकल्चर है, विनीकल्चर है ना, एर्बोरीकल्चर है, फ्लोरीकल्चर है, कोई सा भी कल्चर आ जाए, ज्यादा नहीं तो अपने सुपरवाइजर को ध्यान में रखें तो 15 से 20 कल्चर शब्द तो आ ही जाएंगे। और जितने भी कल्चर है वो सारे के सारे कौन सी भाषा से हैं? लैटिन भाषा के हैं। सिर्फ इन दो कल्चर को ध्यान रखना है, लैक कल्चर संस्कृत प्लस लैटिन का है और सिट्री कल्चर है वो कौन सा है? ग्रीक प्लस लैटिन का है। इसी प्रकार से आपको एक ध्यान रखना है लोजी व नोमी वाला। जिन शब्दों के पीछे लोजी लगा हुआ है या जिन शब्दों के पीछे नोमी लगा हुआ है, देखो 12वीं स्तर के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं अपने, जैसे कृषि पर्यवेक्षक की, तो उसमें तो नोमी वाला शब्द तो आपको एक ही मिलेगा, एग्रोनॉमी वाला, है ना। आगे तो और भी मिल जाते हैं लेकिन यहां पे आपको नोमी वाला एक ही मिलता है। लोजी वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना। पेडोलॉजी है, एडफोलॉजी है, पोमोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी, कई शब्द हम यूज करते हैं। तो लॉजी जिसमें लगा हुआ है या नोमी लगा हुआ है वो आपका कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। मैंने कहा ना इनके बारे में डिटेल से जब हम द्विनाम पद्धति की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वर्गीकी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो बेसिक एग्रीकल्चर में बात करते हैं। हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर, इसलिए मैं सिर्फ मोटी मोटी आपको बात बता रहा हूं। लोजी या नोमी वाले शब्द है वो ग्रीक भाषा के हैं। यहां भी ऐसा हो कि अपवाद न हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो यहां भी आपको
अपवाद वाली बात थोड़ी सी मिल जाएगी, जैसे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, अब इसमें देखो हमारी ट्रिक लॉजी पे लगी हुई है, वो तो हमारी ट्रिक तो नहीं फेल हो रही है, लॉजी तो ग्रीक का शब्द ही है, लेकिन जो पोमम लिया इन्होंने, पोमो के लिए जो पोमम शब्द लिया वो कौन सी भाषा का था, लैटिन का। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से शब्द चुन लेते हैं ना, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो पोमोलॉजी कौन सी भाषा का हुआ, लैटिन प्लस ग्रीक का हुआ। बाकी आपके स्तर पर कोई भी लॉजी या नोमी आ जाए वो ग्रीक भाषा का होगा। अब बीएससी वाले हैं वो तो बेचारे क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा भी पढ़ते हैं, तो वहां सोशियोलॉजी वर्ड भी आ जाता है, सोशियोलॉजी शब्द है वो भी आ जाता है। तो सोशियोलॉजी में कुछ खेल ऐसा ही है, लैटिन प्लस ग्रीक का है, लेकिन वो उससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो पोमोलॉजी है वो लैटिन प्लस ग्रीक का है। वहीं पे अपने बात करें और कोई भी लॉजी या नोमी वाला शब्द आ जाए, आप सोइल में दो चार शब्द तो पढ़ेंगे, जैसे पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, पेडोलॉजी संपूर्ण मृदा का अध्ययन, एडफोलॉजी स्थायी मृदा का अध्ययन, है ना। इसी प्रकार से अपने बात करें तो और भी कई लॉजी वाले शब्द आ जाएंगे, सारे के सारे आपके ग्रीक भाषा के हैं भाई, है ना, सिर्फ इसका एक का ध्यान रखना है। और कल्चर वाले सारे के सारे क्या है, लैटिन भाषा के हैं। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर को ही लेके चलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है सबसे पहले डिक्शनरी में कब आया, कहने का मतलब लोगों के सामने कब आया भाई, उद्यान विज्ञान जो है। यहां मैंने शब्दों के देखकर वो कौन सी भाषा के हैं ये आपको नहीं बताया, मैंने तो जस्ट आपको रिवाइज करवाया है। रिवाइज ये करवाया है कि आपके दिमाग में ये बात बनी रहनी चाहिए कि जो कल्चर वाले शब्द है वो लैटिन है, और लॉजी और नोमी वाले शब्द है वो कौन सी भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के शब्द है ना भाई। देखो ये पद को लेके और ये सब बातें बेटा अपने क्लास के अंत में करेंगे, अभी एक बार क्लास चली है, पहले अपने इसका आनंद लेते हैं, लास्ट में आपके जो क्वेश्चन है उनको संतुष्ट किया जाएगा ना, जो सब्जेक्ट से हट के थोड़े से क्वेश्चन है। चलिए अब मैं बात करूं, उद्यान विज्ञान जो शब्द है ना, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में देखा गया था, 17वीं शताब्दी में देखा गया था। अब आपसे पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है इसका ओरिजिन कब हुआ था, तो इसका उद्गम 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। और ये शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये शब्द देने वाले व्यक्ति थे ई फिलिप्स। ई फिलिप्स। ऐसा नहीं है कि ये उद्यान विज्ञान के कुछ विशेषज्ञ थे या थे, इन्होंने क्या है बहुत सारे अंग्रेजी भाषा में नए शब्द जोड़े थे, है ना। तो इन्होंने क्या नए नए से शब्द निकाल के अंग्रेजी भाषा को बड़ा रूप देने के लिए क्या है कुछ शब्द चुने थे। तो इनकी एक किताब थी, किताब का नाम लिख देता हूं, हालांकि याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, आपसे पूछेंगे नहीं, फिर भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, पता नहीं कब काम आ जाए। तो इनकी एक किताब थी द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड के नाम से इनकी एक किताब थी। उस किताब के अंदर सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द है वो देखा गया। तो आपसे पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ई फिलिप्स ने किया था। किसमें किया था, द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड नाम की एक किताब थी, उसके अंदर है वो इन्होंने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द है उसका उपयोग किया। अब देखो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर भाई लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हमने पहले ही क्लियर कर दिया, जिन शब्दों में कल्चर लगा हुआ है वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का। तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। हॉर्टस OS था, शब्द तो ये था हॉर्टस, ठीक है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, गार्डन का मतलब क्या होता है जी, उद्यान होता है। और कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है खेती करना।
कल्चरा का मतलब होता है खेती करना, नीचे लिखेंगे। तो देखो हॉर्टिकल्चर लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो होटस और दूसरा कल्चरा। कल्टस भी हो सकता है, ये लैटिन शब्द है कल्चरा या कल्टस, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन यानी खेती करना। कल्टीवेशन यानी खेती करना, ये शब्द का अर्थ है भाई। देखो क्या है, हॉर्टिकल्चर लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, होटस प्लस कल्चरा। होटस का मतलब गार्डन यानी उद्यान, और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। तो उद्यान की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, शब्द का अर्थ है। अब शब्द पूर्णतः अर्थ दे कोई जरूरी नहीं होता है, शब्द पूर्णतः अर्थ दे कोई जरूरी नहीं होता है, अर्थ की तरफ इशारा भी कर सकता है और कई बार अर्थ है वो प्रॉपर देता भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो भाई किसी चीज को मोटा मोटा समझना होता है तो उसकी परिभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं उसमें परिभाषा का डायरेक्ट कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स गेन करते हैं तो वो ज्ञान के आधार पे करते हैं, और ज्ञान के लिए फिर आपको जाहिर सी पता है थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो आपसे पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर वर्ड का लिटरली मीन्स क्या है, यानी हॉर्टिकल्चर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, तो उद्यान की खेती करना हॉर्टिकल्चर है वो कहलाता है, ये शब्द का अर्थ है, और लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जो आपके सामने है। अब बात आती है कि हॉर्टिकल्चर में स्टडी किसकी करते हैं। अब मैंने क्या बोला भाई, कंपटीशन में ये चीज महत्व नहीं रखती कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो अर्थ तो हमारा इतना सा ही हो जाएगा कि हॉर्टिकल्चर में हम गार्डन क्रॉप्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? गार्डन क्रॉप्स की स्टडी करते हैं, यानी बागवानी फसलों का अध्ययन करते हैं। बागवानी फसलों का अध्ययन करते हैं, बागवानी फसलों का अध्ययन है वो करते हैं। है ना, गार्डन क्रॉप की स्टडी करते हैं। भाई सीधा सीधा मींस कंपटीशन एग्जाम के आधार पे तो इतनी बात सफिशिएंट है कि हॉर्टिकल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं? गार्डन क्रॉप्स की स्टडी करते हैं। लेकिन हमें यह तो पता हो ना भाई गार्डन क्रॉप होती क्या है, यह भी तो जरूरी है जानना। हमारे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर अथाह है, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, लाइव स्टॉक डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन भी है, पोल्ट्री मुर्गी पालन भी है, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी भी है, सेरिकल्चर भी है, फिशरीज भी है, ये सब मिलकर एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इस पूरे एग्रीकल्चर में दो प्रकार की आपकी फसलें होती है। एक होती है फील्ड क्रॉप, है ना, एग्रीकल्चर में अपने डिस्कस, जब एग्रोनॉमी वाला पार्ट पढ़ते हैं तो वहां डिस्कस करते हैं अपने इसका, लेकिन यहां थोड़ा सा तुलना करने के लिए हमें अभी जरूरत पड़ेगी। एक तो हम पढ़ते हैं फील्ड क्रॉप्स। जो फील्ड क्रॉप्स पढ़ी जाती है ना वो एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान में पढ़ी जाती है। फील्ड क्रॉप जो पढ़ी जाती है वो एग्रोनॉमी में पढ़ी जाती है, यानी सस्य विज्ञान के अंदर पढ़ी जाती है। होती क्या है भाई, फील्ड क्रॉप बात करेंगे। और दूसरा अभी अभी मैंने बोला कि गार्डन क्रॉप, गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स का मतलब होता है जी बागवानी फसलें। और ये अभी अभी आपने बोला कि इसे किस में पढ़ा जाता है जी, हॉर्टिकल्चर में पढ़ा जाता है। आपने बोला, मैंने नहीं बोला भाई। हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर के अंदर उद्यान विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है, उद्यान विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। मात्राएं मात्राएं जो मैं लगाता हूं हिंदी में उनका ध्यान रखिएगा, मुझे ज्यादा मात्राओं का ज्ञान नहीं है, जो सुंदर होती है वो लगा देता हूं। मुझे लगता है कि ये लग जानी चाहिए तो बस सेट करके कैसे न कैसे लगा दी जाती है ना। तो आप हिंदी की गलतियां निकाल सकते हैं, आपका हिंदी भी इंप्रूव हो जाएगा इसके साथ साथ। तो समझ लो कि मैं 2 in 1 पैक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। कहने का मतलब उद्यान विज्ञान के साथ साथ हिंदी की शुद्धि भी आप सीख रहे हैं। चलिए, तो फील्ड क्रॉप की अगर बात करें तो फील्ड क्रॉप कौन सी होती है? फील्ड क्रॉप वो होती है जो मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं होती है। मूलभूत आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती है, मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं जो पैदा करती है वो फील्ड क्रॉप होती है। ठीक है,
अब भाई देखो, मूलभूत का मतलब आज तो बहुत सारी मूलभूत चीजें हो गई है, लेकिन जिस समय इन दोनों में वर्गीकरण किया गया था उस समय यह था कि जिसके बगैर जीवन नहीं चल सकता वो मूलभूत है। तो अब मूलभूत आवश्यकताओं वाली वस्तुएं कौन सी है जी? अनाज है। तो अनाज वाली फसलें हैं वो आपकी किस में आ जाती है? फील्ड क्रॉप में आ जाती है। दूसरी आप दलहनी फसलें, इसके बगैर भी अपना काम नहीं चलना है, तो ये भी फील्ड क्रॉप में आ जाता है। तीसरा मैं बात करूं तिलहनी फसलें, तो इनके बगैर भी अपना काम नहीं चलना है, तो ये भी फील्ड क्रॉप में आ जाती है। उसके अलावा हम बात करें तो डेयरी के बगैर हमारा काम नहीं चलता और डेयरी उत्पादन के लिए चारे वाली फसलों की जरूरत है, तो चारे वाली फसलें हैं वो भी आपकी फील्ड क्रॉप में आ जाती है। और उसके अलावा अपने बात करें तो जो कुछ नकदी फसलें हैं जो मूलभूत आवश्यकता में आती है, जैसे गन्ना है, कपास, रोटी, कपड़ा और मकान, तो कपड़ा बनाने के लिए कपास की जरूरत होती है, तो कपास आ जाती है ना। उसके अलावा जैसे कुछ क्षेत्रों में आलू है वो मुख्य भोजन का काम करता है, तो ये सब नकदी फसलों के अंतर्गत है, वो आते हैं। इसके अलावा रेशे वाली फसलें, रोटी, कपड़ा, मकान, तो कपड़ा, रेशे वाली फसलें। इसके अलावा भाई मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हरी खाद का प्रचलन चला, तो हरी खाद को भी किस में रखा गया? विभिन्न उर्वरता उपजाओगे क्या, तो उर्वरता बनाए रखने के लिए हरी खाद। तो ये फसलें आप फील्ड क्रॉप में पढ़ते हैं। मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, बस डिफरेंस क्रिएट करके बता रहा हूं आपको कि फील्ड क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती है, यानी सस्य विज्ञान की फसलें कौन सी फसलें होती है जो मूलभूत आवश्यकता पैदा करती है, यानी मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब है ये वाली फसलें हैं वो आपकी किस में आ जाती है? फील्ड क्रॉप के अंदर है वो आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब अपने बात करें गार्डन क्रॉप्स, है ना, बागवानी फसलें। बागवानी फसलें क्या होती है? जो शौक से लगाई जाती है ना। ये वो मरने या मतलब परेशान होने वाला शौक नहीं है, ये वो शौक है जो शौक से किया जाता है ना। शौक है बोलते हैं शौक, जो भी है भाई, मुझे नहीं लिखना आता, फॉन्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना भाई। मैंने मुंह से शौक से रखी है, मैंने टोपी शौक से लगाई है ना, मैं गाड़ी शौक से लेके आया, ऐसे बहुत सारे शौक शब्द यूज करते हैं, तो वो वाला शौक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मोटा मोटा। जो शौक से लगाई जाती है, जो फॉन्ड से लगाई जाती है, वो वाली फसलें कौन सी कहलाती? गार्डन क्रॉप कहलाती है। समझ रहे ना, गार्डन क्रॉप है वो आप किसे कहते हैं। जिस समय ये वर्गीकरण किया गया था उस समय हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो इनसे पूरी होती थी। और उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जो है, यानी जो आपके डेयरी उत्पाद है, दूध, दही, घी, उनसे पूरी होती थी। हम उद्यान विज्ञान की फसलों पे पहले निर्भर नहीं रहते थे। आज के समय ऐसा नहीं बोलेंगे, आज के समय तो हम आईसीएमआर की बात करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो हमें डाइट पिरामिड्स बताता है। उसके अंदर सबसे जो नीचे बेस में, आधार में जो डाइट में रखा जाता है वो फल सब्जियां ही रखी जाती है। तो आज का दौर है ना वो थोड़ा सा बदल चुका है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे बदला है। आज जो हमारा डाइट पैटर्न है ना वो चेंज हो गया है। अब एक शब्द में तो सारा कैसे समझाएंगे, 2-3 दिन में हम जैसे जैसे डाइट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये सब क्लियरिटी होती जाएगी। तो जिस समय इन दोनों में वर्गीकरण हुआ उस समय ये हुआ था कि जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं उनको किस में रख दो आप? फील्ड क्रॉप में, सस्य विज्ञान की फसलों में रख दो। और जो अपनी गार्डन क्रॉप है वो शौक से लगाई जाने वाली फसलें हैं। गार्डन क्रॉप है वो क्या है? शौक से लगाई जाने वाली फसलें। अब गार्डन क्रॉप में जी आपकी कौन कौन सी फसलें आती है? मुद्दा तो ये है, मसला तो अपना ये है। तो अब देखो, गार्डन क्रॉप में आपकी फसलें आती है फल वाली फसलें, दूसरा आता है आपकी सब्जियों वाली फसलें, सब्जियों वाली फसलें, तीसरा आपका आता है फूलों वाली फसलें, जब हॉर्टिकल्चर एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, तब ये 3 फसलें ही बोली जाती थी भाई। गार्डन क्रॉप में ये 3 ही फसलें आती है। फिर धीरे धीरे इसका भाई विस्तार होता गया, विस्तार होता गया तो इसमें और फसलों को है वो शामिल करते गए। अब फूलों वाली फसलों के साथ ही फूलों वाली फसलें व अलंकृत बागवानी,
ये तो चलो उस समय वर्गीकरण हुआ, वहां तक तो ये तीन ही चीजें थी। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया गया मसाले वाली फसलें, है ना, स्पाइसेस क्रॉप। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया गया आपके औषधीय फसलें, है ना, औषधीय फसलों को शामिल कर लिया गया। उसके अलावा एरोमेटिक क्रॉप, सुगंधित फसलें, है ना। और उसके बाद जी आपका शामिल कर लिया गया रोपित फसलें, प्लांटेशन क्रॉप, है ना। और उसके अलावा कोई भी व्यक्तिगत पेड़, झाड़ियां, लताएं, इनको भी शामिल कर लिया गया। व्यक्तिगत पेड़, झाड़ियां व लताएं, तो ये सब किसके अंदर आ गया? गार्डन क्रॉप्स। तो देखो अपने पूरे एग्रीकल्चर में फसल वाली दो ही ब्रांचेज है, एक तो है एग्रोनॉमी और दूसरी है हॉर्टिकल्चर। एग्रोनॉमी में फील्ड क्रॉप पढ़ा जाता है जो मूलभूत आवश्यकता पैदा करती है, और गार्डन क्रॉप के अंदर जब ये वर्गीकरण हुआ तब यही बोला जाता था कि इसमें शौक से लगाई जाने वाली फसलों को पढ़ा जाता है या उनका अध्ययन किया जाता है, शौक से, है ना, जरूरत नहीं है उनकी, शौक से लगाई जाने वाली फसलें हैं उनको पढ़ा जाता है। तो जब इनका वर्गीकरण हुआ तब तक तो ये तीन कैटेगरी ही शामिल थी, लेकिन धीरे धीरे और चीजें इसमें ऐड होती गई। आज हम ये नहीं कह सकते कि बागवानी फसलों में सिर्फ शौक वाली फसलें आती है ना, बागवानी फसलों में अब हमारी जरूरत वाली फसलें भी आती है। तो वो तो मायने तो बाद में बदले हैं ना, लेकिन फिर भी अंतर तो वो का वही बोलना पड़ता है हमें। जो शौक से लगाई जाने वाली फसलें हैं वो गार्डन क्रॉप है, और जो मूलभूत आवश्यकता के लिए लगाई जाने वाली फसलें हैं वो कौन सी है? आपकी फील्ड क्रॉप्स है, और फील्ड क्रॉप्स को आप किस में पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी के अंदर है वो पढ़ते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब हम हॉर्टिकल्चर को परिभाषित करें। देखो परिभाषित करना तो बड़ा आसान सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है, परिभाषा का कोई विशेष महत्व नहीं है कंपटीशन में, लेकिन वही ज्ञान के लिए थोड़ा सा जरूरी है। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। मैं पहले एक दो टॉपिक थोड़े से स्लो ही लेके चलता हूं ताकि आपको हर एक शब्द का अर्थ आने लग जाए, फिर पढ़ने में मजा आने लग जाता है। अदरवाइज फिर आप रटने वाला काम करते हो ना, और रटा हुआ काम नहीं चलता है। अपने पेपर को अभी समय पड़ा है, पूरा सिलेबस करने में 4.5-5 महीने भी लग जाएंगे, तो इतना ही टाइम आपको रिवाइज करने में मिल जाएगा, तो कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें बागवानी, फसलों के उत्पादन व प्रबंधन के सिद्धांतों व प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के बात है कि बागवानी फसलों का जो अध्ययन किया जाता है वो ही क्या है? आपका हॉर्टिकल्चर है। अब अपने हॉर्टिकल्चर की शाखाओं की बात करते हैं। भाई हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी शाखा है, लेकिन इससे पहले उन व्यक्तियों के नाम की बात कर रहे हैं जिन्होंने उद्यान विज्ञान में अपना बहुत कुछ नाम किया है, और उनसे डायरेक्ट है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो उद्यान विज्ञान के जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के जनक। देखो भाई उद्यान विज्ञान के जनक की बात की जाए तो एक तो हम कंसीडर्ड करते हैं लिबर्टी हेडे बेली को, है ना। लिबर्टी हेडे बेली जो है ना, ये यूएसए के थे, अमेरिका के थे,
है ना, जो अमेरिकन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। तो लिबर्टी हेडे वैली अमेरिका के। और इसके अलावा लिबर्टी हेडे वैली की एक बात और भी आपसे पूछी जा सकती है, इन्होंने कई वेराइटियां भी डेवलप की जैसे पपाया वगैरह में, वो तो जब क्रॉप पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन एक यहां पे बता देता हूं। कुकर बीट्स शब्द है ना, वो लिबर्टी हेडे वैली का ही दिया हुआ कुकर बीट्स, है ना। उसके अलावा एक हम मानते हैं थॉमस एंड्रयू नाइट को। थॉमस एंड्रयू नाइट, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर इंग्लैंड में क्या है प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, तो ये इंग्लैंड के थे भाई, ये इंग्लैंड के थॉमस एंड्रयू नाइट। इनका एक विशेष जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब योगदान है, उसको बता देता हूं। फलों में सबसे पहला जो संकर विकसित किया था वो इन्होंने ही किया था। सबसे पहला संकरण, फलों में सबसे पहला जो संकरण करवाया था वो इन्होंने ही करवाया था। फर्स्ट मैन मेड क्रॉस इन फ्रूट्स, यानी फलों में सबसे पहला मानव निर्मित जो संकरण करवाया था वो किसने करवाया था? थॉमस एंड्रयू नाइट ने ही करवाया था। अब भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक, ये तो आप सब लोग जानते हैं, M.H. मोरीगावड़ा। ये कहां के थे भाई? कर्नाटक के थे। कहां के थे? कर्नाटक के थे। उसके अलावा हम बात करें तो एक है भारतीय वेवेलियो, इनका भी बात कर लेते हैं। देखो, भारतीय वेवेलियो, वेवेलियो कौन था? एक रशियन वैज्ञानिक था जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया और मतलब पौधे हैं उनके उद्गम स्थल को दिया, भाई ये यहां का उद्गम हो सकता है, ये यहां का उद्गम। इसी प्रकार से भारत में एक अन्वेषक हुए जिन्होंने बहुत सारे जो पौधे हैं उनका पता किया भी कौन सी विविधता कहां पे है, कौन सी विविधता कहां पे है। और भारत में जो ये शीतोष्ण जलवायु के फल होते हैं ना, सेब, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, आलू बुखारा वगैरह, तो इनकी लो चिलिंग वेराइटी जो है, लो चिलिंग रिक्वायरमेंट यानी कम शीत चाहने वाली जो किस्में हैं, जो अब जैसे पंजाब जैसा बेल्ट है, यूपी का सहारनपुर वाला जो बेल्ट है, तो वहां पर भी जो शीतोष्ण जलवायु वाले फल लगाए जाते हैं, जैसे नाशपाती लगाई जाती है, आड़ू लगाया जाता है, तो वो लो चिलिंग वेराइटी है, मैदानी क्षेत्रों में लग जाती है। तो वो भारत में कौन लेके आया था? तो वो लेके आया था, उन्हें बोलते हैं भारतीय वेवेलियो। तो भारतीय वेवेलियो बोलते हैं जी आप डॉक्टर हरभजन सिंह को। डॉक्टर हरभजन सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डॉक्टर हरभजन सिंह। आगे हम पढ़ेंगे, वैसे ये भिंडी के भी ब्रीडर थे भाई, भिंडी के पादप प्रजनक। बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, आगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी बताएंगे। भिंडी के पादप प्रजनक भी हैं। और भिंडी के अंदर सबसे खतरनाक रोग है येलो वाइन मोजक वायरस, पीला पित्त सीरा रोग, सबसे भयंकर रोग है। और उसकी सबसे पहली प्रतिरोधी किस्म थी ना, वो इन्होंने डेवलप की थी, पुस्सा सावनी। सबसे पहली प्रतिरोधी किस्म थी पुस्सा सावनी, वो इन्होंने ही डेवलप की थी। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन आगे पढ़ेंगे। अभी तो जितना हम लिख रहे हैं ना उतना सा आपको ध्यान देना है। फिर बात आती है भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक। भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक की बात आ जाए तो भाई डॉक्टर के.एल. चड्ढा थे।
कौन थे भाई? डॉक्टर KL चड्ढा थे। तो ये एक छोटा सा मतलब जो बड़े साइंटिस्ट है उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। हालांकि हम बात कर सकते थे यार GS चीमा जी की भी, GS चीमा जी के भी कई सारे कंट्रीब्यूशन, लेकिन आगे जब उनसे संबंधित काम में डिस्कस करेंगे तो वहां ज्यादा मजा आएगा, इसलिए उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं किया है। चलिए अब हम बात करते हैं उद्यान विज्ञान की शाखाएं। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? उद्यान विज्ञान की शाखाएं, उद्यान विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। दो शाखाओं को एक साथ लेके डिस्कस करते हैं और तुलना भी अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहले जी पोमोलॉजी। अभी हमने कहा था वैसे तो लॉजी वाले शब्द है वो कौन सी भाषा के होते हैं जी? ग्रीक भाषा के होते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा पंगा है। इस पोमोलॉजी में क्या हुआ, इन्होंने डेढ़ से अणप कर ली, पोमम प्लस लोगस। पोमम का मतलब हो, पोमम जो लिया ना शब्द ये लेटिन से ले लिया। लॉजी पे तो हमने ट्रिक लगाई थी, लॉजी तो जो है ना वो लोगस से आया और वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पोमम जो शब्द है इसका अर्थ होता है फ्रूट यानी फल। पोमम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? फ्रूट यानी फल। और जो लोगस है, लोगस शब्द का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। रिसर्च भी बोल सकते हो, टू रिसर्च या टू स्टडी, अध्ययन करना। तो देखो पोमोलॉजी, ये तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं थोड़ी देर पहले कि पोमोलॉजी है वो लेटिन प्लस ग्रीक शब्द है ना, लेटिन प्लस ग्रीक शब्द है। पोमोलॉजी के शब्द का अर्थ क्या है? स्टडी ऑफ फ्रूट यानी फलों का अध्ययन करना। शब्द का अर्थ क्या है? फलों का अध्ययन करना, ये शब्द का अर्थ है। अभी मतलब अपने परिभाषा क्या बन सकती है उसकी भी बात करेंगे। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हॉर्टिकल्चर है, आप देखो हॉर्टिकल्चर में दोनों ही शब्द आपके कौन सी भाषा से आए हैं? लेटिन से आए हैं। तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि इन दिनों में, इन पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन फिर भी 2011 में एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, उसके आधार पे बात करता हूं। वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? अब ये जिस समय आया था ना उस समय क्या है, ये कोई चैलेंज वैलेंज वाला इतना मौका नहीं मिलता था लोगों को, डिजिटलाइजेशन नहीं था ना, जैसा मान लिया वैसा ठीक है। ये तो डिजिटलाइजेशन आने के बाद बड़े लोचे पड़े हैं ना, फायदे भी हुए नुकसान भी हुए। चलिए फायदा तो ये हुआ है ना कि हमें बहुत सारी सूचनाओं का पता लग जाता है। नुकसान ये हुआ है जैसे ऑनलाइन की वजह से ही, जैसे आपको मुझे सुनना मजबूरी होगी, अब आप सुन रहे होंगे मुझे, है ना, ऑनलाइन नहीं होता तो आपको सुनना ही नहीं पड़ता, पकते नहीं आप लोग, तो बहुत सारी दिक्कतें भी है ऑनलाइन की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन आया पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, वहां पे ए ऑप्शन था लेटिन, बी ऑप्शन था ग्रीक, सी ऑप्शन मुझे एक्यूरेट नहीं याद है क्या था, लेकिन मैं लिख देता हूं संस्कृत, और डी ऑप्शन मैं लिख देता हूं फ्रेंच। मुझे बस ये याद है कि चारों ऑप्शन अलग अलग थे और उसमें लेटिन और ग्रीक शब्द भी दिया हुआ था। अब ये धर्म संकट है, आधा शब्द लेटिन का है और आधा ग्रीक का है, इसमें राइट कौन सा करें? कल को चैलेंज हो तो भी क्वेश्चन न हटे और हमारा सही हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? देखो जो मुख्य अर्थ देता है, अब जैसे मैं नाम लिखूं विजय कुमार, विजय कुमार, अब देखो विजय कुमार में जो मुख्य अर्थ दे रहा है वो विजय दे रहा है। कैसे मुख्य अर्थ विजय दे रहा है? क्योंकि अगर मैं क्लास में बोलूं भाई कुमार खड़ा हो जा, तो कुमार बहुत सारे हैं, विजय कुमार है, राम कुमार है, सुरेंद्र कुमार है, अनिल कुमार है ना,
रितेश कुमार है, बहुत सारे कुमारी कुमार बैठे हुए हैं, तो कौन सा कुमार खड़ा होगा? लेकिन विजय कुमार बोल दिया, सॉरी विजय बोल दिया, तो विजय तो एक होगा, दो होगा, है ना? विजय तो उसकी मेन मुख्य पहचान है, वो है। तो अब जैसे हॉर्टिकल्चर है, तो इसमें मुख्य शब्द कौन सा है? हॉर्टी कल्चर, खेती करना। खेती करना तो बहुत सारों के पीछे लगा है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, विनीकल्चर, वेरीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर। तो कल्चर तो बहुत सारों के पीछे लगा हुआ है। मुख्य अर्थ हॉर्टिकल्चर में कौन दे रहा है? हॉर्टिकल्चर। अब हम बीएससी में होते थे तब जैसे स्टूडेंट क्या बोलता, किसकी क्लास है? हॉर्टी की है। ऐसे तो कोई नहीं बोलता था कल्चर की क्लास है, बोले हॉर्टी की क्लास है। तुम लोग भी, अब तुम्हारे पास कोई फोन आ जाए, यार क्लास चल रही है भानी सर की, कौन से सब्जेक्ट की चल रही है? यार हॉर्टी की चल रही है। तो हॉर्टी मुख्य अर्थ दे रहा है, इसीलिए आधे से काम चल गया ना। वैसे ही कोई लॉजी वाले शब्द है, तो लॉजी मुख्य अर्थ नहीं दे रहा है, मुख्य रूप से पहले वाला पेडोलॉजी, तो पेडो मुख्य अर्थ देगा। पोमोलॉजी, पोमो मुख्य अर्थ देगा। तो फिर आपको मुख्य अर्थ के हिसाब से ही बात करनी है। अब आप फटाफट उत्तर कर दीजिए। इसका उत्तर आपको करना होता उस समय 2011 में, तो आप क्या उत्तर करते इसका? फटाफट बताइए भाई, उस समय आपको आंसर करना होता तो उस समय आप क्या आंसर करते? उस समय आपको आंसर करना होता तो आप क्या आंसर करते? बिल्कुल ठीक है, मुख्य अर्थ पोमम से मिल रहा है। मुख्य अर्थ लेटिन से मिल रहा है, तो क्या उत्तर करते? आप लेटिन करते। कल को ऐसा केस दोबारा से बन जाए तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है? चलिए, तो मैं यहां पे बात कर रहा था कि दो ब्रांच की अपने एक साथ तुलना करेंगे, लेकिन पहले अब देखो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि परिभाषा में सिर्फ हम इतना सा लिखेंगे, फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? पोमोलॉजी है। अब हम बात करें नेक्स्ट, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, है ना? देखो, मैं इन दोनों की तुलना करना चाहता हूं, इसलिए मैं दोनों को एक बार साथ में बता रहा हूं। ओलेरीकल्चर, कल्चर लग गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेटिन शब्द है। ओलेरीज प्लस कल्चरा से बना हुआ, ओलेरीज प्लस कल्चरा से बना हुआ है। ओलेरीज का मतलब होता है पोटहरब। पोटहरब, पोटहरब को बोलते हैं आप एक तरह से शाकीय पौधे, हर्बेसियस प्लांट भी बोल सकते हैं आप, शाकीय पौधे। क्लियर करते हैं भाई, पोटहरब, है ना? इनके अलावा शाकीय पौधों को आप ये भी बोल, पोटहरब को गमले की शाक भी बोल सकते हैं। कल्चरा, कल्चरा का मीन्स वही कल्टीवेशन, खेती करना। देखो, सबसे पहले तो हम शब्द के अर्थ पे चलें, तो शब्द का अर्थ तो ये कहता है शाकीय पौधों की खेती करना। कल्टीवेशन ऑफ हर्बेसियस प्लांट या पोटहरब इज नोन एज ओलेरीकल्चर, यानी शाकीय पौधों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर है, वो कहलाता है। अब देखो, पहले तो हमें यह समझना है कि शाकीय पौधा होता क्या है। दो तरह के आपके पौधे होते हैं, एक तो हर्बेसियस और एक वुडी, एक तो शाकीय पौधे।
ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी नहीं बनती है वो शाकीय पौधे हैं। जिनमें वुड डेवलप नहीं होती है उन्हें हम शाकीय पौधे बोलते हैं। जैसे आपने बहुत सी घासें ऐसी देखी होगी जिसमें लकड़ी नहीं होती है। अब मोस्ट ऑफ सब्जियों के पौधे उनमें लकड़ी नहीं बनती है। हरे पत्ते वाली सब्जियां देख लो आप, है ना, दूसरी भी सब्जियां देख लो, प्याज लहसुन, तो इनमें कहां लकड़ी बनती है भाई। मोस्ट ऑफ सब्जियां है ना, उनके पौधों में लकड़ी नहीं बनती, तो शाकीय पौधे हैं। बहुत सारे एक वर्षीय पौधे हैं, वो भी क्या है आपके, जिसमें वुड डेवलप नहीं होती, वो शाकीय पौधा है। और इस दुनिया की सबसे लंबी शाख कौन सी है? केला। लेकिन अपने जो केला उगाते हैं ना व्यावसायिक, वो वाला केला नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी शाख जो है वो केला है, लेकिन मूसा पैराडिसी का नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी शाख, जब शाकीय पौधे की बात आ गई ना, तब बात कर रहा हूं मैं। ये है तो केला, लेकिन केले की एक जंगली जाति है मुस्सा इंजेनिस। इसका जो पौधा होता है ना, वो 45 फीट 50 फीट के आसपास का होता है। और केले में कभी भी लकड़ी नहीं बनती, उसके तना दिखने में मोटा होता है, काटते तो कोई लकड़ी नहीं होती। इसीलिए तो केले के तने को सूडोस्टेम यानी आभासी तना या झूठा तना कहते हैं। सूडोस्टेम या आभासी तना या फिर झूठा तना है वो कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं। तो जिसमें लकड़ी नहीं बनती वो क्या है? शाकीय पौधे हैं। और जिनमें लकड़ी बनती है उन्हें वुडी प्लांट यानी काष्ठीय पौधे कहते हैं। उन्हें आप क्या बोलते हैं? काष्ठीय पौधे हैं वो कहते हैं। उन्हें आप काष्ठीय पौधे बोलेंगे यानी वुडी प्लांट है वो कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पेड़ और दूसरा कौन सा होता है? झाड़ी। एक होता है पेड़ और दूसरा कौन सा होता है? झाड़ी। देखो भाई, पेड़ क्या होता है भाई? काष्ठीय, जिसमें लकड़ी बनती है, वुड बनती है। पेड़ क्या होता है? जिसमें एक मुख्य कॉम्पैक्ट तना होता है, यानी एक मुख्य सुसंगठित तना होता है, उसे आप क्या बोल देते हैं? पेड़ बोल देते हैं। जिसमें एक मुख्य सुसंगठित तना है उसे आप क्या बोलेंगे? पेड़ बोल देंगे। समझ रहे हैं? झाड़ी क्या होती है? झाड़ी होती है जिसमें कोई मुख्य तना नहीं होता, एक कोई पर्टिकुलर मुख्य, लकड़ी तो बनती है लेकिन कोई मुख्य तना नहीं होता, जमीन के पास से कई तने हैं वो निकलते हैं। और भी कई डिफरेंस होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य डिफरेंस यही होता है, विकासती पौधा या जिसको आप इंग्लिश में वुडी प्लांट कहते हैं, यानी इसके अंदर लकड़ी तो बनती है ना, काष्ठी पौधा, इसमें लकड़ी बनती है। पेड़ में क्या है? एक मुख्य तना होगा, सुसंगठित तना होगा, और झाड़ी में एक कोई मुख्य तना नहीं होता है, सुसंगठित तना है वो नहीं होता है। तो अब शाकीय पौधे का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। तो शाकीय शब्द, देखो हमें हर एक शब्द को क्लियर करते हुए चलना है। 2-3 टॉपिक में समय लगता है, लेकिन उसके बाद पढ़ने का एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि ज्ञान के साथ पढ़ोगे तो कामयाब होंगे, और रटने के साथ पढ़ोगे तो फिर 2027-28 में सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो अब आप पर निर्भर है कि आपको करना क्या है। चलिए, अब ये ओलेरीकल्चर शब्द का अर्थ तो ये है, लेकिन अब इसमें पढ़ा क्या जाता है? सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। यहां बच्चा उलझता है। सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, बंदा फंसाता कैसे आपको? बंदा बोले तो एग्जामिनर, भाई हो सकता है जिस दिन पेपर बना रहा है उस दिन घर वर पे लड़ाई हो रखी, टफ पेपर बना दे। तो हमें तो सब चीजों के लिए तैयार रहना ना भाई। वो खुश है, लड़ा हुआ है, उसका हमें क्या पता पेपर बनाते समय। तो कल को ये क्वेश्चन दे दे, ओलेरी कल्चर में ओलेरीज शब्द का अर्थ क्या होता है? ओलेरीज शब्द का अर्थ क्या होता है ना। ओलेरी कल्चर में ओलेरीज शब्द का अर्थ क्या होता है? ओलेरी कल्चर में ओलेरी शब्द का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन ये दे दिया, ऑप्शन इधर लिख देता हूं, हमें तो जगह का उपयोग करना है। तो वो सबसे पहला ऑप्शन लिखेगा सब्जियां, दूसरा ऑप्शन लिख देगा मान लो फल,
तीसरा ऑप्शन लिख देगा फूल, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन लिख देगा साग के पौधे या पोटहरब, चौथा ऑप्शन। पोटहरब लिख दिया या साग के पौधे लिख दिया। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और ए ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि वो तो इतना सा पढ़ते हैं कि ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना भाई डेफिनेशन के वैसे तो मायने नहीं है, लेकिन भाई डेफिनेशन का महत्व बहुत है। तो अब जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो फटाफट करेंगे कि ओलेरीकल्चर में ओलेरीज का अर्थ सब्जियां होती है, और वो माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। आप जैसे है ना बच्चे हैं जो पूरी क्लास को ढंग से देखते हैं, वो उत्तर क्या देंगे, पोटहरब या साग के पौधे। वो 3 नंबर तो वो बचा जाएंगे जो सही वाले हैं, और एक जो गलत करते वो बचा जाएंगे। ये और बच्चों से 4 नंबर आगे हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पर आपको विशेष पकड़ बना के रखनी है, आंख बना के रखनी है, इस चीज का आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। चलिए, ये हुई हमारी बात यहां पे 2 मुख्य ब्रांचेज की। अब आपसे कोई पूछ ले कि फल क्या होता है और सब्जी क्या होता है, हमें तो डिफाइन कर दीजिए भाई, फल किसे कहते हैं और सब्जी किसे कहते हैं, इस बात को हमें डिफाइन करके दे दो, बात खत्म। ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कोई, तो आप इनको डिफाइन कैसे करके दोगे भाई? मैं पानी पी लेता हूं फिर डिफाइन भी कर देते हैं, चिंता ना करें। आपसे मैं पूछ लेता हूं, चलो आप कमेंट कर दीजिए, फल किसे कहेंगे और सब्जी किसे कहेंगे, फटाफट बताओ। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने बात करें फल की। पहले तो हमें वानस्पतिक रूप से पता होना चाहिए कि फल या फ्रूट है वो होता क्या है। वानस्पतिक रूप से पता होना चाहिए कि फल या फ्रूट है वो होता क्या है। फिर हम उदाहरण विज्ञान के हिसाब से भी बोलेंगे कि फल क्या होता है। दूसरा, सब्जी, दोनों में क्या अंतर होता है। वेजिटेबल, सब्जी। चलिए देखो, आगे हम सीड जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे, यानी फूल है उसकी पूरी बात है वो करेंगे। लेकिन यहां भी थोड़ा सा हमें फूलों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो दिक्कत में जाएंगे, और जान लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। चलिए, क्योंकि आगे खाने योग्य भाग पढ़ेंगे, वहां भी हमें थोड़ा सा फूल का आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज रटाती तो दुनिया है, फिर आप रटाने वाले सेक्टर में जा सकते हैं ना, रटने वाले सेक्टर में जा सकते हैं, वो मेरा काम नहीं है। ये फूल है पुष्पासन, जिसपे फूल टिका हुआ है, जो काले रंग का बनाया है, ये पुष्पासन है ना। पुष्प जिसपे विराजमान वो पुष्पासन। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसे थैलेमस भी कहते हैं, थैलेमस, है ना। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, इसे रेसेप्टेकल्स भी बोल सकते हैं, रेसेप्टेकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने यहां पे ग्रीन बनाया है, मुझे ग्रीन नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ग्रीन हमें और जगह भी यूज करना है। अपने बना लेते हैं रेड। ये जो है ये फीमेल पार्ट बना दिया, ये है वर्तिकागर। वर्तिकागर पे परागकण आकर गिरता है। ये जो लंबी बीच में पाइप जैसी भाग है, ये है वर्तिका, जिसमें पराग नलिका बनती है। ये जो बाहर वाला गोला देख रहे हैं ना, ये है अंडाशय, ओवेरी बोलते हैं अंग्रेजी में इसे, अंडाशय, ठीक है। इसके अंदर एक जो भाग होता है उसको आप बोलते हैं बीजांड। जितना अपने काम आएगा उतनी ही अपने बात करेंगे। ये पार्ट पूरे का पूरा फीमेल पार्ट है, पूरे का पूरा फीमेल पार्ट है, तो हम इसको बोलेंगे स्त्री केशस। अंग्रेजी वाले इसे पिस्टल भी बोल देते हैं। पिस्टल। उसके अलावा इसे गाइनोसियम भी बोल देते हैं।
और जिनकी अच्छी अंग्रेजी है वो इसे कार्पल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कार्पल भी बोल देते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये फीमेल पार्ट है। इसके बाद देखो भाई मेल पार्ट, ये अच्छे से देखना। बहुत सारे जो आपके टॉपिक है, जैसे भाग में एफलन, उसके अलावा फलों में खाने योग्य भाग, उसके अलावा जब आप बीज पढ़ेंगे तो वहां कई जगह पे ये फूलों का डायग्राम है ना, वो बड़ा काम आएगा आप लोगों के, बहुत काम आएगा। अब देखो भाई ये जो मैंने बनाया है ये मेल पार्ट बनाया है, तो इसमें ये जो भाग है ना, ये एंथर जो है पराग कोश है, उसको मादा के बराबर की ऊंचाई देता है। इससे पूतंतु बोलते, पूतंतु कहा जाता है, ये पूतंतु है। और ये वाला जो भाग है ना, इसे आप बोलते हैं परागकोश, एंथर। ये परागकोश है, इसको आप एंथर बोल देंगे, एंथर बोल देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे कण से निकलते हैं, उन्हें पराग कण बोलते हैं। उन्हें आप क्या बोलते हैं? पराग कण बोल देते हैं। पोलन, मेल गेमिट जिनको बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। चलो अभी उतनी तो नहीं बातें, इतनी तो पता ही होनी चाहिए। ये नर भाग है, तो नर भाग को आप पुंकेसर बोल देते हैं, स्टेमन बोल देते हैं, एंड्रोसियम बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। अब देखो इसके बाद इसमें जो रंगीन पंखुड़ियां सी होती है ना, ऐसे जैसे गुलाब में लाल रंग की, सरसों में पीले रंग की, अब ये कोई फूल है जिसमें गुलाबी रंग की है, तो एक सिंगल भाग को आप पंखुड़ी बोलते हैं, सिंगल को पंखुड़ी, है ना। और पंखुड़ी के समूह को क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोल देते हैं? कोरोला। और जो बाहर वाली परत होती है उसको आप क्या बोलते हैं? ये जो बाहर वाली परत होती है इसको, ये बाहर जो होती है ना, हरे हरे रंग के पत्ते देखने को मिलते हैं, देखो पंखुड़ी या फिर अंग्रेजी में पेटल बोलते हैं। ये जो सिंगल पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं? पंखुड़ी या पेटल बोलते हैं। ये बहुत काम का डायग्राम है ना, आपको समझ में आएगा कैसे काम का है। देखो फल सब्जियों के अंतर में भी काम आएगा, एप्लन में भी काम आएगा। जिसने ये नहीं पढ़ा ना, बहुत कुछ रटेगा, वो बहुत कुछ रटेगा। और रटने वालों का बंटाधार एग्जाम में हो जाता है, इसलिए बंटाधार नहीं करना है अपने को। पंखुड़ी एक सिंगल पार्ट को, है ना, जैसे गुलाब की एक पंखुड़ी तोड़ी है ना, तो पंखुड़ी या पेटल, एक पेटल है और उसके समूह को आप बोलोगे कोरोला। जो कलर्ड है वो कोरोला है, कलर्ड है वो क्या है? कोरोला। और जो बाहर की एक जो लेयर होती है हरे रंग की जो होती है उसको आप बोलते हैं सेपल, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोल देंगे उसे आप? बाह्य दलपुंज। इसको आप बोल देते हैं जी बाह्य दलपुंज, है ना। एक सिंगल को बाह्य दलपुंज और बाह्य दलपुंज के समूह को क्या बोल देते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। बाह्य दलपुंज के समूह को आप क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। यह है जी पूरे का पूरा फ्लावर डायग्राम आपका। अब देखो आगे हमें यह बात ध्यान रखनी है, जिस फूल के अंदर 4 भाग है, 4 में कौन कौन सा भाई? स्त्रीकेसर प्लस पुंकेसर। देखो अगर ये 2 ही भाग है तब तो हम इसे बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। सिर्फ ये 2 है तो तब तो बोलेंगे परफेक्ट। 4 है या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेल और फीमेल दोनों उपस्थित है ना, तब तो हम इसे परफेक्ट फूल बोल देते हैं। आगे ये बात काम आएगी, मेल और फीमेल दोनों है तो परफेक्ट है, दोनों में से एक गायब है तो इम्परफेक्ट है ना, फिर वो परफेक्ट नहीं है, फिर वो डिक्लाइन ही है, उसमें कोई ना कोई कमी है। तो अगर किसी फूल में ये दोनों होते हैं तो परफेक्ट बोल दो, नहीं है दोनों, एक एब्सेंट है, या तो नर एब्सेंट है या मादा एब्सेंट है, तो आप उसे इम्परफेक्ट है वो बोलेंगे। और इसके अलावा जो रंगीन है वो कोरोला है, जो बच गया वो कैलेक्स है। ये 4 भाग मिलकर फूल बनते हैं, और अगर ये चारों के चारों प्रेजेंट है तो हम इसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, पूर्ण फूल बोलते हैं।
तो आपसे पूछ ले कि पूर्ण फूल क्या है, आप बोल दोगे भाई ये चारों भाग है वो कौन सा है, पूर्ण है, चारों नहीं है तो इनकम्प्लीट फ्लावर है। अगर नर व मादा निषेचन में मुख्य भूमिका तो नर व मादा की होती है, सीधी सी बात है। ये दोनों है तो परफेक्ट है, ये दोनों नहीं है तो इम्परफेक्ट है। सिर्फ इन दोनों के लिए बात करें तो ये दोनों उपस्थित है तो परफेक्ट है, दोनों नहीं है तो इम्परफेक्ट है। अब ऐसे जो कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, उसमें तो चार होंगे। जो कंप्लीट होता है वो तो परफेक्ट होता ही होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो कंप्लीट होगा वो तो परफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन हम इन दो को लेके बात करते हैं। दोनों है तो परफेक्ट है, दोनों में से एक भी गायब है तो वो क्या है, इम्परफेक्ट है। पौधे में जो फूल होता है वही लैंगिक भाग कहलाता है, उसके अलावा पौधे में सारे भाग वानस्पतिक भाग कहलाते हैं। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, पौधे में जो लैंगिक भाग होता है वो फूल होता है, बाकी सारे के सारे भाग है वो कौन से भाग कहलाते हैं, वानस्पतिक भाग है वो कहलाते हैं। बाकी सारे के सारे जो भाग है वो कौन से कहलाएंगे, वानस्पतिक भाग कहलाएंगे, है ना। जो सिर्फ फूल होता है वही कौन सा भाग होता है, लैंगिक भाग होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा मोटा मोटा, ये पोलन है, ये स्टिग्मा पर गिरते हैं, यहां से परागनलिका बनाते हैं और परागनलिका बनाकर बीजांड में पहुंच जाते हैं। या मादा युग्मक होता है उससे निषेचन करते हैं, है ना। यहां पर भी कई चीजें अपने शीट के अंदर डिस्कस करेंगे जो बड़े काम की होगी आपकी, और सीधा सीधा क्वेश्चन में कई बार क्या है पूछ भी ली जाती है। तो अब देखो ये जो परागकण है वो कहां पर पहुंचेगा, अंडाशय के बीजांड में पहुंचेगा। और बीजांड में ये परागकण है, ये नर युग्मक है, और यहां बीजांड के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स है यानी मादा युग्मक है, उसके साथ निषेचन करेगा। अब निषेचन करने से क्या होता है, निषेचन करने से जो अंडाशय होता है वो तो निषेचन के बाद किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फल में। और जो बीजांड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। बीजांड से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, और ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, यानी अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। अब हम बोटनिकल डेफिनेशन दे, वानस्पतिक परिभाषा दे। वानस्पतिक परिभाषा तो हम ये दे सकते हैं, निषेचित परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है। हालांकि सीड टेक्नोलॉजी के अंदर बीज की डेफिनेशन को हम और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां पर बोटनिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना, विज्ञान वानस्पतिक परिभाषा की। निषेचित परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है, ठीक है। निषेचित परिपक्व बीजांड जो गुणन करता है, यानी जो गुणन करता है, गुणन का मतलब है कि संख्या बढ़ाता है, नए पौधे है वो तैयार करता है, मोटी मोटी बात ये है। ये तो बोटनिकल डेफिनेशन है ना। और फल के लिए अपने बोल देंगे निषेचित परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। अब निषेचित परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है, ये बोटनिकल डेफिनेशन है फल की। एग्रीकल्चर या उद्यान विज्ञान की डेफिनेशन इतने में संपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि यहां फल का उद्देश्य क्या है वो मेंशन नहीं है। और प्रकृति में फल जो लग रहे हैं वो मानव के खाने के लिए थोड़ी लग रहे हैं, उनके कई उद्देश्य हैं भाई। तो इसलिए हमने उद्देश्य मेंशन नहीं किया, बोटनिकल डेफिनेशन यही है। लेकिन बोटनिकल डेफिनेशन में यह क्लियर हो गया है कि अंडाशय को फल कहते हैं, अंडाशय से फल बनता है। अब आप बोलेंगे कि सर नहीं, कभी कभार तो बिना निषेचन के भी तो फल बन जाता है। अरे ऐसे तो बिना निषेचन के बीज भी तो बन जाता है, वो आम घटना नहीं है ना, वो कभी कभार किसी किसी में होने वाली घटना है, गैर निषेचन के, बिना निषेचन के। बिना निषेचन के बीज भी तो बन जाता है ना, उसे आप एपोमिक्सिस कहते हैं, है ना, उसे आप क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। लेकिन वो सामान्य घटना नहीं है। इसी प्रकार से जो फल है वो भी बिना निषेचन के बन जाता है। बिना निषेचन के अगर फल बन जाता है, जैसे केला है, बिना निषेचन के,
तो वो आम घटना नहीं है ना, सभी के अंदर घटित होने वाली घटना नहीं है, ये तो स्पेशल घटना है। बिना निषेचन के जो फल बनता है वो पार्थेनोकार्पी है। वो क्या है? पार्थेनोकार्पिक है। पार्थेनोकार्पिक को आप अनिषेचक फल कहते हैं। लेकिन हिंदी में तो लिखा हुआ नहीं आने वाला ये सब, ये शब्द हिंदी में तो नहीं लिखा आने वाला, पार्थेनोकार्पिक ही लिखा आएगा। अब एक शब्द आता है कई बार पार्थेनोजेनेसिस, बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। अरे भाई, पार्थेनोजेनेसिस एपोमिक्सिस का प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा। पार्थेनोजेनेसिस जो है ना, वो एपोमिक्सिस का एक प्रकार होता है। हम 4 प्रकार के एपोमिक्सिस पढ़ते हैं, उसमें से एक पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। जो बिना निषेचन के बीज बनता है वो एपोमिक्सिस है, और एपोमिक्सिस में एक पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस भी बिना निषेचन के बीज बनना ही होता है। अब बात आती है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक, अब इन दोनों में कंफ्यूजन न रहे, कैसे याद रहेगा? तो बेटा ये तो मान के चलिए कि आपको आज से ही ये दिमाग में रखना है, कार्प या कार्पिक शब्द है ना, कार्प जो होता है वो फल के लिए यूज होता है। कार्प जो शब्द है ना, पेरिकार्प है ना, वो फल होता है। तो कार्प शब्द फल के लिए यूज होता है। जैसे पेरिकार्प का मतलब क्या होता है? फल होता है। पेरिकार्प का मतलब क्या होता है? फल होता है। तो कार्प शब्द आपको पता है कि कार्प का मतलब फल होता है। तो पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस में आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। आप रट रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब बिना निषेचन के बीज बनना, बिना निषेचन के बीज में पार्थेनोकार्प, बिना निषेचन के फल बनना, बल तो फिर तो गड़बड़ होगा। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ये बना लिया कि पेरिकार्प का मतलब फल होता है, पेरिकार्प का मतलब ही फल होता है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। शब्द आ जाएगा पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोजेनेसिस। अब बोलेंगे यार बिना निषेचन के फल बनना क्या था? हाँ यार, कार्प का मतलब फल होता है, पार्थेनोकार्पिक बिना निषेचन के फल बनना, पार्थेनोकार्पिक। सही कर देंगे या नहीं कर देंगे? तो कॉन्सेप्चुअल पढ़िए भाई, रटने में कुछ नहीं रखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी तो मैंने बोटनिकल डेफिनेशन आप लोगों को बताइए। कौन सी डेफिनेशन बताइए? बोटनिकल। ये जो फ्लावर डायग्राम है ना, ये बहुत जगह पे काम आएगा। मैंने अभी पहचान बताई किसको क्या बोलते हैं, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। मैं कहूंगा हाँ वहां डायग्राम बनाया, ये बात बनाई थी, आप बोलोगे हाँ बनाइए। तो इससे ये होता है, इससे ये होता है। अभी हमारा उद्यान विज्ञान में फल क्या होता है, सब्जी क्या होती है, इसकी तो बात ही नहीं छिड़ी है। इसकी बात छिड़ेगी कल। इसकी जो बात अपनी छिड़ेगी ना, वो कल छिड़ेगी। ठीक है, तो अपने कल इस डायग्राम का यूज करेंगे फिर से, और कल बात करेंगे कि उद्यान विज्ञान में फल किसे कहते हैं और सब्जी है वो किसे कहा जाता है। आप पढ़ते हैं ना, फलों को फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या राइप स्टेज पे तोड़ते हैं। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी शारीरिक या कार्य की परिपक्वता क्या है, पकाव क्या है। आप बोलते हैं सब्जियों को हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी यानी उद्यान परिपक्वता, या फिर कमर्शियल मैच्योरिटी यानी व्यापारिक परिपक्वता पर तोड़ते हैं। तो ये क्या होती है, ये अभी तो अपना समय हो गया क्लास का, तो उसका डिस्कशन अपने है वो कल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब कोई चीज अभी तक करवाई है उसमें कोई बात नहीं समझ में आई है तो भाई आप लोग पूछ सकते हैं फटाफट। मैच्योरिटी कई प्रकार की होती है ना, वो कल डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी, कमर्शियल मैच्योरिटी है ना, इन सब पे बात होगी। कल का लेक्चर स्पेशल रहने वाला है ना। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब समझ में आ गया? शाबाश भाई। टीचर की ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, टीचर फूल जाता है, फिर वो बातें ज्यादा करता है, कम पढ़ाता है ना। सर जी 1100 पदों में से कितने पद अन्य राज्य? देखो जो जनरल की पोस्टें होती है वो ऑलमोस्ट 50 होती है, उसमें आप सभी पोस्टों के लिए फाइट करते हैं। अदर स्टेट बुक कैसे मिलेगी? बुक आपने कोर्स एक्सेस कर लिया है तो बाय पोस्ट आपके पास पहुंचेगी।
तीसरा, परीक्षा में 4 विकल्प नहीं, विकल्प तो 4 ही होंगे। 5वां विकल्प होगा कि आपने पेपर को क्वेश्चन को अटेंड किया है या नहीं किया। जब आपने कोई उत्तर दिया है तब तो ठीक है, अटेंड नहीं किया तो आप उसमें एक विकल्प होगा कि आपने पर्सन है उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, खाली नहीं छोड़ सकते, बस ये होता है। तो 5वें का यही मायना है कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको भरना पड़ेगा, और अटेम्प्ट कर रखा है तो फिर उसको नहीं भरना पड़ेगा। मैं एक दिन आपको जो पेपर है वो उसके साथ एक बता दूंगा, भाई इस तरह से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।